नमस्कार, इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रविंद्र सिंह। बढ़ते हैं खबरों में आगे। देहरादून में कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता चरण दास ने केंद्र और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने राहुल गांधी की सांसदीय जाने पर पीएम मोदी को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि राहुल गांधी और कांग्रेस सच के साथ खड़े हैं। आज देश में लोकतंत्र खतरे में है, देश में तानाशाही चरम पर है। विपक्ष की आवाज दबाने का आरोप लगाते हुए कहा कि सीबीआई और ईडी का इस्तेमाल केवल विपक्षी दलों के खिलाफ हो रहा है। देश में बेरोजगारी बढ़ने का आरोप लगाते हुए चरणदास ने कहा कि आज की तारीख में 20 करोड़ रोजगार खत्म हो चुके हैं। ऊधम सिंह नगर के गदरपुर में बीजेपी की एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें गदरपुर विधानसभा के बूथ सशक्तिकरण अभियान पर चर्चा की गई। इस दौरान बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर बूथ कमेटियों को मजबूत बनाने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि चुनाव कार्यकर्ताओं के दम पर जीता जाता है, जिसको देखते हुए हर बूथ पर 11 लोगों की टीमें बनाई गई हैं। इस दौरान स्थानीय विधायक ने कहा कि कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी है कि वो संगठन को सक्रियता और मजबूती के लिए कार्य करे, तभी हर मोर्चे पर विजय प्राप्त की जा सकती है। सशक्तिकरण का कार्यक्रम था और हमारी विधानसभा के कार्यकर्ताओं का यह सौभाग्य है कि आज के इस कार्यक्रम में सीधा प्रत्यक्ष रूप से प्रदेश अध्यक्ष जी आए और उन्होंने संगठन को कैसे विस्तार दिया जाए, संगठन के एक एक दायित्वधारी एक एक कार्यकर्ता आम जनता तक कैसे पहुंचे, इसका उन्होंने बाकायदे हमको गुण बताए। हम इसके लिए मैं सभी कार्यकर्ताओं की तरफ से विधायक होने के नाते मैं अपने प्रदेश अध्यक्ष जी को मैं इस काम के लिए धन्यवाद देता हूँ कि वो हमारे मध्य में आए। हम उनका स्वागत भी करते हैं। का विस्तार बूथ स्तर तक हो, इस दृष्टि हमारे सभी प्रदेश के पदाधिकारी प्रवास कर रहे हैं। आज गदरपुर विधानसभा के बूथ सचिव की बैठक थी और हमारा काम का विस्तार बूथ स्तर तक उस दिशा में पन्ना प्रमुख पन्ना टोली तक विस्तारित कार्य योजना हमने तैयार की है। आगामी लोकसभा चुनाव है, नगर पालिका चुनाव है, वो कार्यकर्ता उत्साह के साथ हम लोग चुनाव जीतते हैं। हमारे कार्यकर्ता उत्साहित हों। हमने आगे कार्यक्रम दिए हैं कि केंद्र और जो प्रदेश सरकार की उपलब्धियां हैं उन उपलब्धियों पर हम गाँव तक पहुँचाएंगे, घर घर जाएंगे और 6 अप्रैल पार्टी की स्थापना दिवस भव्य रूप से मनाया जाएगा। उस कार्यक्रम की श्रृंखला की ये प्रदेश कार्य समिति की विधानसभा की जो हमारी बैठक है उसमें हम तय कर रहे हैं। हरिद्वार की गुरुकुल कांगड़ी यूनिवर्सिटी में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के दौरे को लेकर बड़े पैमाने पर तैयारियां की जा रही हैं। अमित शाह यहां यूनिवर्सिटी के 113वें दीक्षांत समारोह में शामिल होंगे। समारोह के दौरान अमित शाह को विद्या मार्तंड की उपाधि दी जाएगी। यह गुरुकुल यूनिवर्सिटी एक मानद उपाधि है जो शिक्षा और राजनीति के क्षेत्र में अग्रणी काम करने के लिए दिग्गजों को दी जाती है। वहीं अमित शाह को मानद उपाधि दिए जाना भाजपा नेता इसको सही कदम मान रहे हैं। बीजेपी के सीनियर नेता और हरिद्वार के विधायक मदन कौशिक का कहना है कि अमित शाह ने कश्मीर के मुद्दे को सुलझाया है, साथ ही राजनीति में भी आमूल बदलाव किए हैं, इसलिए उन्हें यह उपाधि देना गुरुकुल कांगड़ी यूनिवर्सिटी के लिए सौभाग्य की बात है। 30 मार्च को अमित शाह हरिद्वार दौरे पर रहेंगे। अमित शाह के दौरे को लेकर प्रशासनिक और विश्वविद्यालय के स्तर पर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री के दौरे के दौरान सुरक्षा भी चाक चौबंद रहेगी। देखिए, अमित शाह जी देश के ऐसे नेता हैं कि गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय द्वारा जो एक विद्या मार्तंड की उपाधि दी जा रही है, निश्चित रूप से इससे जहां अमित शाह जी के लिए गौरव की बात है, वहीं विश्वविद्यालय के लिए भी गौरव की बात है, क्योंकि इतने बड़े नेता को जिन्होंने देश की राजनीति में एक आमूलचूल परिवर्तन किया है, ऐसे बड़े नेता को जिन्होंने कश्मीर की समस्या को चुटकियों में सुलझाया है, ऐसे बड़े नेता का यहाँ पर गुरुकुल में स्वागत और अभिनंदन करते हैं। मुझे प्रसन्नता इस चीज़ की है कि गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय से मुझे भी ग्रेजुएशन करने का सौभाग्य मिला था। विश्वविद्यालय में देश के जितने भी गणमान्य व्यक्ति, देश के मूर्धन्य पद पर प्रतिष्ठित व्यक्ति, चाहे राष्ट्रपति हों, प्रधानमंत्री हों, अनेक विभूति यहाँ पर पधार चुके हैं। उसमें महात्मा गांधी अनेक बार यहाँ गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय में पधारे और जैसा कि हम लोगों को विदित है, महात्मा की उपाधि भी स्वामी श्रद्धानंद जी के द्वारा पहली बार उनको यहाँ पर प्रदान की गई। और उसके बाद राजेंद्र प्रसाद जी, डॉक्टर राधाकृष्णन जी, लाल बहादुर शास्त्री, श्रीमती इंदिरा गांधी, मीरा कुमार, पंडित जवाहरलाल नेहरू इत्यादि अनेक महापुरुष वर्तमान में, चंद्रशेखर जी, सामान्य राजनाथ सिंह जी, और इस अवसर पर सामान्य गृह मंत्री श्री अमित शाह जी पधार रहे हैं।
प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रामनगर पहुंचकर रोडवेज बस स्टेशन परिसर में रामनगर विधानसभा में विकास योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। इस मौके पर जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार का लक्ष्य है कि अंतिम छोर के हर व्यक्ति तक विकास की किरण पहुंचे, जिसको लेकर सरकार जनता के बीच पहुंच रही है। उन्होंने कहा कि जनता का हित सर्वोपरि है। उन्होंने अपने संबोधन के दौरान सरकार की कई योजनाओं की जानकारी दी। कि आज मोदी जी के नेतृत्व में पूरा देश आज G20 की अध्यक्षता कर रहा है और आज भारत केवल एक क्षेत्र में नहीं, अनेकों क्षेत्रों में आज दुनिया का नेतृत्व करने वाला भारत बन गया है, समर्थ भारत बन गया है और ऐसा भारत जो दुनिया को दिशा देने वाला भारत है। और हम भी उत्तराखंड में चूंकि हर क्षेत्र में आज प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रेरणा से आगे बढ़ रहे हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया 30 और 31 मार्च को उत्तराखंड दौरे पर जाएंगे। 2 दिवसीय दौरे के दौरान वो 30 मार्च को सीमांत जनपद चमोली के मलारी गांव में प्रवास करेंगे तो 31 मार्च को दून मेडिकल कॉलेज में 500 बेड के अस्पताल का शिलान्यास करेंगे। अधिकारी उनके दौरे की तैयारियों में जुटे हैं। मंत्री मनसुख मांडविया जी का 2 दिवसीय प्रवास दौरा उत्तराखंड में है और निश्चित रूप से बहुत सारी योजनाओं का शिलान्यास करने वाले हैं, कई योजनाओं का लोकार्पण करने वाले हैं और एक रात्रि हमारा जो सीमांत गांव है मलारी, उसमें भी वो वाइब्रेट विलेज के तहत वहां पर रात्रि निवास करेंगे। वहां पर कार्यकर्ताओं से मिलेंगे, वहां के ग्रामीणों से मिलेंगे, जनप्रतिनिधियों से मिलेंगे कि किस प्रकार से सीमांत क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाओं को हम बेहतर कर सके, मजबूत कर सके, इसमें चर्चा करेंगे। और दून मेडिकल कॉलेज का 500 बेड का जो अस्पताल है उसको भी लोकार्पण करेंगे। तो बहुत सारे उनके कार्यक्रम है। कोई केंद्रीय मंत्री अगर जो प्रदेश प्रवास में आता है तो निश्चित रूप से राज्य को उसका लाभ मिलता है और हमारे प्रदेश के तमाम जो नेता हैं, हमारे मुख्यमंत्री हैं, हमारे स्वास्थ्य मंत्री हैं, आने वाले समय में और भी बेहतर सुविधा स्वास्थ्य के क्षेत्र में हम मिल सके, इसके लिए भी हम उनसे चर्चा परिचर्चा कर अपनी बात रखेंगे और आने वाले समय में उत्तराखंड बेहतर राज्य बन सके, इस पर सरकार भी काम कर रही है, केंद्रीय सरकार भी। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने देहरादून के मेयर सुनील उनियाल गामा पर करप्शन का आरोप लगाया है। आज मेयर सुनील उनियाल गामा ने इन आरोपों पर अपना पक्ष रखा। कांग्रेस के आरोपों पर जवाब देते हुए मेयर सुनील उनियाल गामा ने कहा कि उन्होंने 18 साल की उम्र से काम शुरू किया, पान का खोखा चलाया, चाउमीन बेची, वीडियोग्राफी का काम किया, ठेकेदारी की। इन सबसे जो पैसा बचाया उससे 2012 में कुछ संपत्तियां खरीदी। मेयर ने कहा कि उन्होंने चुनावी घोषणा पत्र में 2.5 करोड़ तक की संपत्ति दिखाई है। मैंने अपनी संपत्तियां बेची और संपत्तियों की दरें बढ़ी, जिसका मुझे मुनाफा मिला। मेयर सुनील उनियाल गामा ने साफ किया कि मेरा कोई पेट्रोल पंप भी नहीं है, मैंने सारी संपत्तियां घोषित की हुई हैं। 1 करोड़ 25 लाख का लोन भी मैंने लिया है। उनके खिलाफ साजिश रची जा रही है। पुरानी संपत्तियां बेचकर उन्होंने कहा कि मैंने नई संपत्तियां खरीदी, इसमें गलत क्या है। विषय यही था मेरा कि सवाल एक ही है कि जो मेरे संपत्तियों के बारे में जो मैंने चुनाव घोषणा पत्र में अपनी संपत्तियां दिखाई थी और उससे लेकर आज तक की संपत्तियां मेरी सारी जोड़ दी गई। लेकिन मैं थोड़ा सा आप लोगों को बताना चाहूँगा कि जो मेरा पुराना जो मैंने 18 वर्ष की उम्र में अपना काम प्रारंभ किया, एक पान की दुकान से मेरा सफ़र शुरू हुआ और पान की दुकान के साथ साथ मैंने चाउमीन की दुकान, और अगर कोई पुराने बंधु यहाँ पर हों तो चाउमीन की दुकान जो नटराज पे हमारा एक छोटा खोखा था उसमें कूपन से हम सामान देते थे। बहुत अच्छा हमारा उस समय काम वहाँ पर था और उसको काम के साथ साथ धीरे धीरे जो है हमने अन्य काम किए। हमने लकड़ी की खराद मशीन लगाई, हमने वीडियोग्राफी का काम किया। लंबे समय से फरार चल रहे इनामियों की गिरफ्तारी के लिए राज्य के हर जिले में बड़े अभियान की शुरुआत हुई है, जिसके लिए प्रदेश के सभी जिलों में अभियान के दौरान आरोपियों पर कार्रवाई के आदेश जारी किए थे। पुलिस ने 71 गैंगस्टर के आरोपियों की करीब 52 करोड़ की प्रॉपर्टी अटैच करने के लिए जिलाधिकारियों को एक रिपोर्ट भेजी है। जब अपराधियों के खिलाफ हुई कार्रवाई की समीक्षा की गई तो कई थाने इस मामले में काफी फिसड्डी साबित हुए, जिसके बाद पुलिस मुख्यालय इस मुद्दे पर जिला कप्तानों को एक रिपोर्ट भेजी जा रही है।
इस पे तो कार्रवाई ऐसे ही तरह हो ना, इसे थोड़ा लॉन्ग टर्म प्रोसेस है। पहले हमने प्रॉपर्टी आइडेंटिफाई करना है, वो कई जगह हो गया अभी ऑलमोस्ट, काफ़ी हमें डेटा आपको मिल जाएगा। तो उसको अटैचमेंट है, वो अनदर प्रक्रिया है, वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के आर्डर से होना है। वहाँ पे फिर वो अटैचमेंट के लिए एक क्वासी जुडिशियल प्रोसेस होता है, तो उनको थोड़ा सा ये कन्विंस होना है, फिर उसके बाद अटैच होना। ये कार्रवाई हम परस्यू कर रहे हैं, आगे और होगा। पटवारी भर्ती पेपर लीक कांड के आरोपियों के खिलाफ एसआईटी बड़ी कार्रवाई करने जा रही है। एसआईटी ने उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के अनुभाग अधिकारी संजीव चतुर्वेदी समेत 5 लोगों के खिलाफ पेपर लीक कराकर बनाई गई संपत्ति को जब्त करने के लिए जिलाधिकारी को रिपोर्ट भेज दी है। जिलाधिकारी की मंजूरी मिलने के बाद आरोपियों की 72,60,000 रुपए की संपत्ति को जब्त कर लिया जाएगा। पटवारी और जेई पेपर लीक मामले में हरिद्वार के कनखल थाने में मुकदमा दर्ज है, जिसमें 36 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है। वहीं कुल 22 लोगों पर गैंगस्टर की धारा भी लगाई गई है। जो 36 अभियुक्त इसमें आइडेंटिफाइड हुए थे, जो जेल में अरेस्ट हुए थे और जेल भेजे गए थे, इसमें कुछ पर जो है हमने करीब 22 लोगों पर इसमें गैंगस्टर एक्ट लगाई थी, जिसमें संजीव चतुर्वेदी जो वहां के कर्मचारी भी था और साथ ही साथ उसके गैंग के जो कुछ सक्रिय सदस्य थे जो परीक्षा लीक मैटर में जुड़े हुए थे, उन पर गैंगस्टर की कार्रवाई की गई थी। 14(1) के तहत उनकी कुछ संदिग्ध प्रॉपर्टी जो उनके परिजन या उसके नाम पर थी, साथ ही साथ इसमें कैश भी जो बरामद हुआ था, सभी को चिन्हित करते हुए 72,60,000 की संपत्ति जो है 5 जो इसमें अभियुक्त थे नकल माफिया जो चेन में शामिल थे, उनके संपत्तियों को कुर्क करने के लिए जो है जिलाधिकारी महोदय को रिपोर्ट भेजी गई है। इसमें जो साक्ष्य हमने एकत्र किए हैं उसके आधार पर शीघ्र ही संपत्ति कुर्क होने की पूर्ण संभावना है। राजकीय मेडिकल कॉलेज हल्द्वानी में एक बार फिर से रैगिंग का मामला सामने आया है, लेकिन कॉलेज प्रशासन इस पूरे मामले में रैगिंग की बात से इनकार कर रहा है। पूरा मामला मेडिकल कॉलेज में मेस के अंदर खाने के दौरान हुआ, जहां सीनियर छात्र ने जूनियर छात्र की रैगिंग की, जिससे हंगामा मच गया, जिसकी सूचना मौजूद गार्ड ने प्राचार्य अरुण जोशी को दी। जिसके बाद कॉलेज प्रबंधन और डॉक्टर अरुण जोशी मौके पर पहुंचे। उन्होंने जूनियर छात्र से बातचीत की और मामले की गंभीरता को देखते हुए एंटी रैगिंग कमेटी ने बैठक करके 3 सीनियर छात्रों पर कार्रवाई करने का निर्देश दिया और दोषियों को 6 महीने के लिए बाहर निकालने और 3 छात्रों पर 25-25 हजार रुपए का जुर्माना लगाने का निर्देश दिया। ये कि बॉयज हॉस्टल 2 में कुछ शोर शराबा हो रहा, सिक्योरिटी गार्ड ने हमको इन्फॉर्म किया था, वो था तुरंत तभी मैं वहाँ गया, वहीं का देखा और वहाँ वार्डन्स भी गए, वो भी गए, जो और इंचार्ज यूजी सेल पीजी सेल सब लोग वहाँ पहुँचे, चीफ वार्डन भी गए, सब लोग वहाँ देखे। तो वहाँ ये पता चला कि आज चूँकि उनका लेक्चर लेट हो, क्योंकि नॉर्मली इनके टाइमिंग्स बिल्कुल अलग होते हैं स्टूडेंट्स के, सेकेंड ईयर फर्स्ट ईयर के वो अलग होते हैं, तो उसमें साथ नहीं होते हैं। लेकिन चूंकि उसमें कोई लेक्चर था, इनका सेमिनार था, वो लेट छूटा था, तो इनका जो वहाँ थे तो ऑलरेडी वहाँ 2-3 सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स वहाँ बैठे हुए थे। तो जब अपने की चाय पीने या जो भी कोल्ड ड्रिंक्स लेने वहाँ गए थे तो उसमें वो पता चला कि कुछ किसी ने इनसे ऊंची आवाज़ में बोल रहे थे और वो करके था, उसमें हल्ला गुल्ला हुआ। फिर एक लड़का था जो थोड़ा सा वहाँ उसको घबरा गया था, वो था, वो पूरी संज्ञान लिया गया, उसके लड़के से मिले, सबसे पूछा फर्स्ट ईयर से, हमने कहा कोई लिखित शिकायत नहीं थी, कोई वहीं से और शिकायत नहीं थी, कोई स्टूडेंट्स ने जैसा शिकायत नहीं करी वो नहीं था, और सब लोग कहते नहीं हमारे साथ कुछ ऐसा हुआ ही नहीं, कुछ घटना हुई नहीं। G20 बैठक को लेकर रामनगर शहर का कायाकल्प किया गया है। इसी के तहत राजकीय इंटर कॉलेज ढिकुली को प्रशासन ने हाईटेक बना दिया है, जिसे देखकर सीएम धामी भी अचंभित रह गए। स्कूल के भवन को सुसज्जित किया गया, साथ ही उच्च कोटि के फर्नीचर भी लगाए गए। इस मौके पर सीएम धामी ने स्कूल का लोकार्पण किया। G20 समिट का फायदा रामनगर के एक सरकारी विद्यालय को मिला है। जो विद्यालय कुछ दिन पूर्व तक जीर्ण शीर्ण अवस्था में था, उसका G20 सम्मेलन को लेकर कायाकल्प कर दिया गया है। प्रशासन ने राजकीय इंटर कॉलेज ढिकुली में सौंदर्यीकरण और फर्नीचर की व्यवस्था करने के साथ ही स्कूल को उच्च कोटि तरीके से सुसज्जित किया है। इस दौरान सीएम धामी ने स्कूल की बाल वाटिका और झूलों का भी निरीक्षण किया। ढिकुली विद्यालय और बाल वाटिका का सौंदर्यीकरण देखकर सीएम धामी ने जिला प्रशासन की प्रशंसा की। G20 के उपलक्ष्य में जो विभिन्न प्रकार के यहाँ पर विकास कार्य सरकार के द्वारा किए गए हैं, उसमें राजकीय इंटर कॉलेज ढिकुली का जीर्णोद्धार का कार्य अपने आप में एक अलग ही पहचान रखता है। और जो यहाँ पर ये कार्य किया गया है, ये निश्चित ही भविष्य में शिक्षा के क्षेत्र में दूरगामी परिणाम सामने आएंगे इसको लेकर के। और जो ये कार्य यहाँ पर सरकार के द्वारा किया गया है, मैं इसके लिए सरकार का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ और सभी क्षेत्रवासियों की तरफ से सरकार का जो है धन्यवाद देता हूँ। तो मैं उम्मीद करता हूँ हमारी सरकार से कि जो भी आगे और अन्य विद्यालय हैं उनका भी जो है इसी ढंग से उनका जो है जीर्णोद्धार होगा और उनके बारे में भी सरकार सोचेगी।
चारधाम यात्रा के लिए होटलों की बुकिंग शुरू हो गई है। यात्रा को देखते हुए होटल मालिकों ने जोशीमठ आपदा में बेघर हुए लोगों को 31 मार्च तक कमरे खाली करने का फरमान सुना दिया। हालांकि प्रशासन का कहना है कि प्रभावितों को होटलों में रखने की मियाद बढ़ाने के लिए शासन को लिखा गया है, लेकिन सरकार की तरफ से अब तक कोई जवाब नहीं आया है। जोशीमठ में भू धसाव बढ़ने के बाद जनवरी के पहले हफ्ते में लोगों को होटलों, धर्मशालाओं और किराए के मकानों में विस्थापित किया गया था। होटलों में सरकार एक कमरे के लिए 950 रुपए किराया दे रही है। जो लोग किराए के मकानों में रह रहे हैं उन्हें 5000 रुपए दिए जा रहे हैं। जोशीमठ नगर पालिका क्षेत्र के विभिन्न होटल, धर्मशालाओं में 181 परिवार के 694 सदस्य रह रहे हैं। उनके खाने पीने की व्यवस्था भी की गई है। नगर पालिका गेस्ट हाउस में रह रहे 5 परिवारों को प्रशासन भोजन उपलब्ध करा रहा है, जबकि होटलों में रह रहे लोगों के लिए वहीं खाने की व्यवस्था की गई है। सरकार ने होटलों में आपदा प्रभावित लोगों के ठहरने की व्यवस्था 31 मार्च तक की थी। अंतिम तारीख पास आते ही होटल मालिक प्रभावितों को कमरे खाली करने के लिए कहने लगे हैं। अधिकारियों की प्रताड़ना, सार्वजनिक रूप से बैठक में अपमानित करने से सचिवालय संघ में रोष बना हुआ है। उत्तराखंड सचिवालय संघ के अध्यक्ष दीपक जोशी ने विभागीय बैठकों में सचिवालय सेवा के अधिकारियों के अपमान को देखते हुए भविष्य में बैठकों में न बुलाए जाने की मुख्यमंत्री धामी से मांग की है। देखिए, हमारे एक बहुत सीनियर आईएएस अधिकारी अपर मुख्य सचिव इस समय मुख्यमंत्री के हैं। उनके द्वारा यदा कदा समय पर सचिवालय सेवा के प्रति बहुत द्वेषपूर्ण भावना से और टीका टिप्पणी करते हुए ये कहते हुए कि सचिवालय सेवा के लोगों को काम धाम नहीं आता, सचिवालय की सेवा के लोग काम चोरी करते हैं, सचिवालय सेवा के लोग फाइलों को घुमाने का काम करते हैं, इस तरह की टीका टिप्पणी समय समय पर देखने को मिली है। अभी हाल के दिनों में राज्यपाल अभिभाषण की एक बैठक चल रही थी और उस बैठक में एक ज्वाइंट सेक्रेटरी स्तर के हमारे अधिकारी, बहुत सीनियर अधिकारी, और उनके विरुद्ध टीका टिप्पणी की गई और ये कहा गया कि आपको तो क्या आता होगा कुछ और आप यहाँ इस बैठक में क्या कर रहे हैं। तो इस तरह की अपमानित शब्दों का एक अमर्यादित तरीके से पब्लिकली किसी एक सीनियर अधिकारी को इस तरह से सचिवालय सेवा को टारगेट कर किया जाना, इसको हम लोग बहुत गंभीरता से लिया है। उधम सिंह नगर के दिनेशपुर के रामबाग स्थित शिव मंदिर के सामने 4 दिवसीय महानाम संकीर्तन कराया जा रहा है। महानाम संकीर्तन का चौथा दिन है आज। महासंकीर्तन में बड़ी संख्या में लोग शामिल हो रहे हैं। इस बार के संकीर्तन में 8 कीर्तन मंडलियों ने हिस्सा लिया। इस दौरान मंदिर के पुजारी ने कहा कि चेतन महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु के द्वारा सनातन धर्म के प्रभु श्री कृष्ण और श्री राम के प्रसार के लिए यहाँ नाम संकीर्तन की शुरुआत की गई थी। तभी से पूरे विश्व में यहाँ नाम संकीर्तन का आयोजन हर क्षेत्र में किया जाता है। तो 4 दिवसीय नाम संकीर्तन का आयोजन किया गया है, जिसमें अब भारी संख्या में लोग जुटे और प्रभु श्री राम और प्रभु श्री कृष्ण को लेकर उनकी जो कथाएं हैं वो उनको बताया गया। 4 दिवसीय महानाम संकीर्तन का आयोजन यहाँ पर किया गया है, जिसको लेकर ये कहा जा रहा है इसकी जो पुरानी परंपरा है इसकी शुरुआत होने की भी बात बताई गई। साथ ही सनातन धर्म से इसका क्या जुड़ाव है इसके बारे में भी बताया गया। जो कृष्ण और बलराम था, तो अभी कली युग जब आया, कली युग में कृष्ण हो गया श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु और बलराम उनको हो गया नित्यानंद प्रभु। ये दोनों भाई मिल के ये हरिनाम महानाम कृष्ण नाम प्रचार किया, जगत के मंगल के लिए, हर जीव के मंगल के लिए। ये कृष्ण नाम नवद्वीप जो धाम, नवद्वीप धाम वेस्ट बंगाल में, उसी से ये नाम प्रचार हुआ और जो घर में प्रचार हुआ उनका नाम था श्री अद्वैत प्रभु। काशीपुर में हर साल की तरह इस बार भी चैत मास में लगने वाले उत्तर भारत के प्रसिद्ध मेले में शुमार चैती मेले में मां बाल सुंदरी देवी का डोला गाजे और धूमधाम से निकाला गया। मां बाल सुंदरी की स्वर्ण प्रतिमा को लेकर सहायक प्रधान पंडा हजारों भक्तों की भीड़ के साथ डोले में लेकर चैती मेले भवन पहुंचे। मां के भवन में पहुंचते ही भक्तों की भीड़ प्रसाद चढ़ाने के लिए उमड़ पड़ी। मां बाल सुंदरी 5 दिन चैती मंदिर में रहने के बाद 4 और 5 अप्रैल की मध्य रात्रि को वापस नगर मंदिर के लिए प्रस्थान करेगी। कल साय 4 बजे से 12 बजे तक मां नगर मंदिर में दर्शनों के लिए सुलभ थी। श्रद्धालुओं ने वहां दर्शन किए। उसके बाद 12 बजे कलश स्थापना होकर हवन पूजन हुआ और सांकेतिक बलि दी गई। 3 बजे नगर मंदिर से मां का डोला चैती मंदिर के लिए प्रस्थान किया
और लगभग 4:15 पे माँ यहाँ अपने स्थान पर विराजमान हो गई है। नारी शक्तिकरण पखवाड़ा पूरे प्रदेश में मनाया जा रहा है। इसी के मद्देनजर नवरात्र के अष्टमी के दिन जिला मुख्यालय पौड़ी के लक्ष्मी नारायण मंदिर में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें बाल विकास विभाग के माध्यम से कन्याओं को लक्ष्मी किट और वैष्णवी किट दी गई। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे पौड़ी विधायक राजकुमार पौड़ी ने कहा कि मुख्यमंत्री द्वारा महिलाओं को सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने के लिए लगातार प्रयत्न किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि नारी शक्तिकरण पखवाड़ा पूरे प्रदेश में मनाया जा रहा है। हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री के द्वारा नारी सशक्तिकरण पखवाड़ा मनाए जा रहे हैं और इस अवसर पर जो है 22 तारीख से 30 तारीख तक ये कार्यक्रम चलने हैं। तो आज नवरात्रि का शक्ति पूजन का अष्टमी का दिन है। इस अवसर पर यहाँ पर कन्या पूजन का कार्यक्रम विभाग के द्वारा रखा गया और सरकार की योजना है, बहुत अच्छी योजना है। और इस समय जो है नारियों को सम्मान देने की बात है। नारी को हम शक्ति के रूप में पूजते हैं, तो इस अवसर पर हम उनका सम्मान करेंगे तो और अच्छी बात है। और आज कन्या पूजन हुआ यहाँ पर तो और लक्ष्मी किट का वितरण हुआ। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा। जुड़े रहिए हमारे साथ।